नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 4 जिसमें अपने क्या है वन्य समाज और उपनिवेशवाद का उस पर क्या प्रभाव रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कल बताया था कि 9th की हिस्ट्री का यह सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें हम एक अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। इस अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम उन लोगों के बारे में या उन लोगों की जीवन दशाओं, आजीविकाओं और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो लोग पूर्णतः क्या है वनों पर आधारित थे या जिनकी आजीविका पूर्णतः वनों पर आधारित थी, और जो नए नियम तथा कानून वनों के लिए आए थे, नई जो वन नीति नियम बनाए गए थे वनों के लिए उपनिवेश भारत में या उपनिवेश काल में जितने भी देश थे उस सभी के बारे में जो है उन नए नियमों का उनके जीवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनकी खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पॉइंट में अपने ये स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं अपने कि वन नियमों से जो खेती है वो किस प्रकार से प्रभावित हुई थी। वनों के जो नए नियम औपनिवेशिक सरकारों ने लागू किए थे उससे खेती कैसे प्रभावित होती है। देखिए, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव जो हुआ था वह खेती पर होता है। घुमंतू खेती क्या है, एक प्रकार की ऐसी खेती होती है जिसमें हमेशा क्या है एक ही स्थान पर खेती नहीं की जा सकती है। इसको अलग अलग स्थानों पर क्या है चेंज करते रहते हैं। वनों को, जंगलों को जलाया जाता है आदिवासियों के द्वारा और फिर 1-2 साल वहाँ खेती करके उसको 10-12 साल तक लगातार छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि छोड़कर अपने अगर घुमंतू खेती की बात करें तो 1 या 2 वर्ष खेती करने के बाद 10 से 12 साल तक उन्हें वनस्पति उत्पादन हेतु जमीन या वन भूमि को छोड़ दिया जाए। यानी खेती के अंतर्गत करते क्या है वो आदिवासी लोग उसको क्या है एक समय के लिए थोड़े भाग को जलाते हैं, उसके बाद 1 या 2 साल वहाँ खेती करते हैं। यानी मानसून का जब मौसम आता है तब उस राख में, जिस राख में क्या है वो सारे पेड़ वगैरह जले थे उनकी जो राख बच जाती है, ऐश बच जाती है, उस राख में क्या है मानसून की बारिश, पहली बारिश के साथ ही उसमें बीज बो देते हैं जिससे क्या है 1-2 साल तक अच्छी फसल उत्पादित की जा सकती है। उसके बाद क्या है वो जंगल के दूसरे क्षेत्र को काटना शुरू कर देते हैं और उस दूसरे क्षेत्र को जलाकर वहाँ खेती करते हैं और जहाँ पहले खेती कर चुके हैं उस स्थान को 10 से 12 साल तक छोड़ देते हैं, जिससे क्या है जंगलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी होती रहती हैं, क्योंकि 10 या 12 साल एक जंगल को दोबारा ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। लेकिन जैसे हमने जो पिछले पढ़ा था कि उपनिवेशवाद के कारण जो नए नियम आए थे उनमें क्या था, उनमें जो है वो आरक्षित वन कर दिए गए थे। उनमें क्या है एक प्रकार के पेड़ लगा दिए गए जिनकी ज़रूरत अंग्रेजों को थी रेल लाइनें बनाने के लिए, जहाज़ें बनाने के लिए, और उनको क्या है निरंतर रूप से क्या है उनकी कटाई की जा रही थी। इतना ज़्यादा समय उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। इसके कारण घुमंतू खेती कैसे परेशान होती है। देखिए कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में इसको के अनेक भागों में इस खेती का परंपरागत तरीका रहा है। इसके स्थानीय नाम है जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में यह खेती होती है। इसके अलावा मध्य अमेरिका में, इस खेती को परंपरागत रूप से किया जाता है। अफ्रीका के भूमि है या इसके अलावा श्रीलंका में और भारत में। दक्षिण पूर्वी एशिया में इसको क्या है लादिन नाम से जाना जाता है। लादिन मध्य अमेरिका के अंदर इसको मिल्क
हिप्पा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के देश को चितमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तावी व श्रीलंका में से चाइना नाम से जाना जाता है। भारत में इसके क्या है, अलग अलग जगह पर स्थानीय नाम है, जैसे दया, पेंदा या फिर बेवर, लेवर, या फिर मेवर। ये इसके अलावा झूम, कोटू, खंदान, ये क्या है, भारत के अंदर इसके स्थानीय नाम। भारत के अंदर यानी यह क्या है, लगभग बहुत से हिस्सों में प्रसिद्ध प्रकार है कृषि का, ठीक है। और यह क्या है, एक प्रकार की पूर्णतः वन आधारित कृषि है, वन आधारित कृषि। वन आधारित कृषि ऐसे है कि इसमें क्या है, जो राख, जिस राख का उपयोग खाद के रूप में करते हैं आदिवासी लोग, वो सारी की सारी राख उनको प्राप्त जो होती है वो किससे होती है, उन्हीं वनस्पतियों को जलाने से प्राप्त होती है। और कोई भी जगह जो है उस पर जो हमेशा के लिए कब्जा करके वहाँ खेती नहीं करते हैं, अलग अलग स्थानों को चूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जंगलों को। तो इस प्रकार की खेती जो है पूर्णतः वन पर आधारित रहती है। और जब वनों के लिए नए नियम या कानून बने तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वह है मंतु खेती पर ही पड़ा। इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। मंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को क्या है, बारी बारी काटा जाता था और मानसून की पहली बारिश से पहले इस राख में क्या है, बीज बो दिए जाते थे। अक्टूबर और नवंबर में फसल काट दी जाती थी, ठीक है। और बाद में क्या है, 1-2 साल खेती करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, 12 से 18 साल तक उसको छोड़ दिया जाता था, ठीक है। इसका क्या है, अलग अलग स्थानों पर फसलें भी अलग अलग रहती हैं। मध्य भारत और अफ्रीका में इसको यहाँ पर जवार या बाजरा पैदा किया जाता है। ब्राजील के अंदर कसावा की खेती की जाती है मंतु कृषि के द्वारा, या लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का या खलिया, ठीक है। लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण या लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में, क्योंकि ब्राजील भी है लैटिन अमेरिका का भाग है, कि अन्य भागों में मक्का व खलिया यानी फलीदार फसलें होती हैं तो वहाँ पर बोई जाती हैं इस दौरान, ठीक है। ये मंतु कृषि की मुख्य फसलें हैं। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदायक था, ठीक है। यानी वादियों के अनुसार कृषि के नुकसान, उपनिवेशवादियों के अनुसार मंतु कृषि को वनों के लिए जंगलों के इस प्रकार से नुकसानदायक रहती है। देखिए, उन्होंने महसूस किया कि कुछ सालों के अंदर में पर खेती की जा रही वो ऐसी जमीन को रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते, ठीक है। एक तो वह है रेलवे तथा इमारती लकड़ी
क्योंकि समय समय पर क्या है जंगल के बहुत से जिससे जला दिए जाते थे, तो वहाँ इमारती या रेलवे लाइनों के लिए जो जिन पेड़ों की थी उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, क्योंकि उनको क्या है एक टाइम पीरियड के बाद जलाना ही होता था। इसके अलावा ऐसी जमीन पर या ये नहीं रख सकते थे। ठीक है, साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ भी कैदी लपटों में जल जाते थे। ठीक है, जंगल जलाते समय बाकी जंगल तथा बहुमूल्य पेड़ नुकसान इससे हुआ करता। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आग अगर जंगलों पे लगाई गई है तो वह एक सीमित क्षेत्र तक ही लगेगी। ठीक है, जिसके कारण क्या है कुछ ऐसे पेड़ भी जल जाते थे जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे या बेशकीमती होते थे, बहुमूल्य होते थे। उन पेड़ों का भी क्या है नुकसान होता था या जंगल के बाकी हिस्से में भी हानि पहुँच जाती थी या खतरा रहता था। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना पाना मुश्किल था। घुमंतु खेती के लगान का हिसाब रख पाना भी मुश्किल, क्योंकि जब भी वो क्या है इस प्रकार की खेती का लगान का हिसाब किताब करने का प्रयास करते तो वो क्या है एक सीमित भूमि का क्षेत्र में दिखाई है। ठीक है, अलग अलग समय पर ये बदलती रहती थी, जिसके कारण इसके लगान का हिसाब किताब उनके द्वारा नहीं लगाया जा सकता था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित किया गया और कुछ को अपना पैसा बदलना पड़ा, कुछ ने छोटे बड़े उद्योगों के जरिए प्रतिरोध भी लिया। यानी जब यह कुछ कारण उनके सामने अंग्रेजों के सामने आए, सबसे महत्वपूर्ण लगान नहीं दे सकते थे और रेलवे के लिए या इमारती लकड़ी के पेड़ वहाँ पर नहीं लगाए जा सकते थे। इसके कारण अंग्रेजों ने क्या है घुमंतु कृषि को प्रतिबंधित कर दिया। इस पर क्या लगा दिया, पूर्णतः प्रतिबंध ही लगा दिया। ठीक है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को क्या है विस्थापित किया गया। जो लोगों पर इस प्रकार की कृषि करके अपने जीवन को जीते थे या उस पर आधारित लोग थे उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया और जिनमें से कुछ ने तो क्या है अपना काम धंधा बदला। ठीक है, और कुछ ने क्या है प्रतिशोध लेने का कार्य किया। ठीक है, यानी प्रतिशोध या विद्रोह जो होते थे वो भी इसी प्रकार के लोग। ठीक है, यानी पूर्णतः क्या है जो घुमंतु कृषि थी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके कारण उस पर आधारित समाज पूर्णतः क्या है एक प्रकार से बेघर भी हो गया। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है शिकार की आज़ादी। यानी जब जंगलों के नए नियम कायदे कानून बन रहे थे तब शिकार के लिए है जो नए नियम कानून आए थे उसमें क्या बदलाव किए गए वो देखते हैं। शिकार के लिए नए नियम क्या थे? जैसे उस समय भारत में क्या है जो शाही परिवार हुआ करते थे उनके लिए शिकार क्या है एक प्रकार का खेल होता था। आखेट जो था वो एक प्रकार की क्रीड़ा का कार्य था। उसके साथ साथ जो अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर आए थे उन्होंने भी क्या है इस प्रकार के कार्य में दिलचस्पी दिखाई और वह भी क्या है इसका समर्थन करते
लेकिन एक चीज़ यह भी नोट करने वाली है कि कुछ ऐसा समाज का हिस्सा भी था जो सिर्फ उसी प्रकार के कार्य के कारण यानी भोजन संग्रह और शिकार के कारण ही अपने जीवन को यापन करता था। आज भी ऐसे समाज या आदिवासी लोग अपने आसपास देखे जा सकते हैं जो मात्र शिकार पर, आखेट पर या भोजन संग्रह के रूप में जिंदा है। ठीक है, तो उस समय भी वैसे लोग थे। ठीक है, उनके जीवन में कैसे प्रभाव आया, जंगल संबंधी जो नए कानून थे उसमें वनवासियों के जीवन को एक और तरह से क्या प्रभावित किया, और वो प्रभाव था वन कानूनों से पहले जंगलों में उसके आसपास रहने वाले और बहुत सारे लोग हिरन की तरह से छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन कर रहे थे। छोटे प्रकार जीवों के शिकार से यापन किया जाता था। ठीक है, यानी हिरण की तरह जैसे छोटे मोटे जीवों को मारा जाता था उनके द्वारा, और उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाता था, क्योंकि यह पारंपरिक था, ये कानूनी हो गई। ठीक है, यह पारंपरिक प्रथा को, इस पारंपरिक प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी जिन लोगों का जीवन उस पर आधारित था उनके आजीविका के साधन को क्या है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन जीवन जीने के लिए नहीं था। अगर वो शिकार करते हुए पकड़े जाते थे, शिकार करते समय पकड़े जाने पर क्या किया जाता था, दंडित किया जाता। यानी एक तो क्या है उनका जीवन ही उस पर आधारित है, उसकी जीवन प्रक्रिया ही जिस चीज़ पर आधारित है उसी चीज़ को अगर वो कर रहे थे तो उसके लिए उनको गैर कानूनी घोषित करके दंडित किया जाएगा, जो क्या है उनके साथ पूर्णतः अन्याय वाला कार्य था। ठीक है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का अन्याय उनके साथ नहीं हो सकता था। ठीक है, अब देखिए जहाँ एक तरफ वन कानून ने लोगों के शिकार के परंपरागत विकास से वंचित कर दिया, वहीं बड़े जानवरों का खेल बन गया था। ठीक है, यानी छोटे जानवरों का शिकार करने वाले जो अपना जीवन यापन करते थे उसको कर दिया गया गैर कानूनी घोषित। ठीक है, और बड़े तथा आतंकी जानवरों का शिकार करना खेल हो गया। ठीक है, यानी किसी का तो क्या है जीवन नहीं चल रहा है, किसी के खाने के पीने के क्या है जीवन यापन करने के तरीके को ही प्रतिबंधित कर दिया गया है, और किसी के लिए क्या है सिर्फ शिकार क्या बना दिया गया है कि यानी किसी जीव की हत्या अगर किसी के जीवन यापन के लिए थी तो वह गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। और वही क्या है जो इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है या पारितंत्र के लिए जो जीव इम्पोर्टेंट थे उनके शिकार को क्या बना दिया गया, एक खेल बना दिया गया। यानी अपनी सुविधा अनुसार नियमों को बनाया जा रहा था, जहाँ क्या है नवाब या दूसरे जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे वह पुराने जो मुगल काल से चले आ रहे इस शिकार के खेल से ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने क्या है इसी का उपयोग किया, और जिसके कारण क्या है कई जीवों की प्रजाति लुप्त होने की
कगार पर आगमन। इसके बारे में क्या है कुछ आप देखते हैं, क्योंकि यह क्या है जंगली या जानवरों को मारना गया है ताकि बहादुरी का चिन्ह बनता जा रहा था। और वह क्या है अंग्रेज वो ऐसा सोचते थे कि इस प्रकार के आतंकी जानवरों को मारकर वह भारत के लिए एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन वह क्या है पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे थे। ठीक है, सिर्फ 1873 से 1925 तक मात्र 50 वर्षों के समय के दौरान इनाम के लालच में लगभग 80,000 से ज़्यादा बाघों को मारा गया। 80,000 से बाघों का शिकार सिर्फ इनाम के सिर्फ इनाम के लालच में 80,000। इसके अलावा 1.5 लाख तेंदुए, और 2 लाख बरेली, ठीक है, सिर्फ इनाम के लिए इतने जानवरों की लिया गया है क्या दी। इसके अलावा इकलौते जॉर्ज ड्यूल नामक अंग्रेज अधिकारी ने लगभग 400 बाघों का शिकार किया। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, वह नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। नेक्स्ट पॉइंट चलता है कि नए रोजगार, नए व्यापार या नई सेवाएं क्या थी। जंगलों में वन निवास का नियंत्रण स्थापित हो जाने पर लोगों को कई तरह के नुकसान होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर भी क्या है मिलना शुरू हो गई। समुदाय ने अपने परंपरागत पैसे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। ठीक है, यानी वन समुदाय के लोग परंपरागत कार्य छोड़कर वन में उत्पादों का व्यापार करना प्रारंभ कर। नए व्यापार के अंतर्गत एक तो यह कार्य हो गया कि उन्होंने है सारे अपने परंपरागत कार्य छोड़े और वन्य उत्पादों के सारे क्या है व्यापार शुरू कर दिया। यह हिंदुस्तान में नहीं मिलती, दुनिया भर में यह है चीज़ देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 19वीं सदी में के मध्य में ऊंची जगहों पर रहने वाले मैनीचूक
उगाने वाले प्राचीन मेजों में मुनुद्रुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों के लिए 10 हेक्टर प्रावधान कर दिए। यानी हर जगह क्या है इस प्रकार के एग्जाम्पल देखे गए, क्योंकि सभी जगह क्या है इसी प्रकार के कार्य नीतियों को शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जो भी लोग वहाँ पर रह रहे थे उनके क्या है परंपरागत कार्य अंग्रेजों ने छीन लिए थे, और जो नए कार्य थे उसके तहत उनके पास यही ऑप्शन बच जाता था कि वह वन्य उत्पादों को क्या है व्यापारियों तक पहुँचाते रहे। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट रूप से क्या है व्यापारियों के पास वह सुविधाजनक तरीके से वन्य उत्पादों को, जैसे रबड़ है या फिर अन्य जो वन्य उत्पाद थे जो व्यापारियों तक वह आसानी से पहुँचा सकते थे, उनका व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद में व्यापार चौकियों के नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। ठीक है, यानी बाद में क्या है इनका व्यापार और भी ज़्यादा आगे तक बढ़ा और व्यापारी क्या है उन पर पूर्णतः निर्भर हो गए, और वहीं से क्या है वह अपना नया कार्य नया व्यापार संचालित करने लगे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार की अनोखी बात थी, जिसमें आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा या हिंदू समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान, यानी एक तो क्या है हाथियों का व्यापार होता था। हाथी महत्वपूर्ण थे उसमें भी, जो रेलवे लाइन के लिए स्लीपर ले जाए जाते थे या टिम्बर्स ले जाए जाते थे जहाज़ों के लिए, वह हाथियों के द्वारा ही उठवाकर दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते थे। ठीक है, उसके कार्य के लिए अगर हाथी नहीं होते तो मजदूर भारी संख्या में चाहिए होते थे अंग्रेजों को, इसीलिए क्या है हाथियों को एक प्रकार से जो जंगली लोग थे या वन्य समुदाय के जो लोग थे वह क्या करते थे हाथियों का शिकार करके या हाथियों को पकड़ कर उनको पालतू बना करके है अंग्रेजों को बेचा करते थे। इसके अलावा अन्य जो वनों से रिलेटेड चीज़ें होती थी जैसे हाथी दांत, बांस या फिर रेसे, घास, ऊन, जैसा कि क्या है चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वनों से प्राप्त की जा सकती थी, जो सिर्फ क्या है साधारण यूज के लिए वन समुदाय के लोग क्या है या वन्य समाज के लोग साधारण यूज के लिए उनका उपयोग करते थे, वह अब उनके व्यापार का आधार बन चुकी थी वस्तुओं। ठीक है, यानी पहले तो क्या है वो सिर्फ चीज़ों को घर पर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब वो क्या है ये सभी चीज़ें व्यापार, इन चीज़ों का क्या करने लगे थे व्यापार करने लगे, क्योंकि अब उनके पास क्या अंग्रेजों ने दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। जो उनके परंपरागत कार्य थे, चाहे वो शिकार करके या मधुकृषि करके या जंगलों की उपजों पर जिस प्रकार से सुविधा थे, वो सारे के सारे क्षेत्र या व्यापार जो है या कार्य जो है वो उनसे छीन लिए गए और उनको क्या है विस्थापित किया जाने लगा। इसके लिए क्या है वन्य समाज के लोगों ने इस रास्ते को इख्तियार किया और इस रास्ते का उपयोग करते हुए उन्होंने है अपने व्यापार को और भी ज़्यादा समृद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन क्या है अंग्रेजों ने क्या है पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में इस व्यापार को रखा था। इस व्यापार में भी क्या है ज़्यादातर वन्य समाज के लोगों को ज़्यादा फायदा न हो, इसका ध्यान उन्होंने अंग्रेजों ने रखा। सिर्फ क्या है अपने फायदे की चीज़ें ही वह उनसे खरीदते थे। अपन उत्पादों में क्या है उन्हीं चीज़ों पर उनको व्यापार करने दिया जाता था जिनसे उनको ज़्यादा नुकसान न हो। बाकी चीज़ों पर पूर्णतः बर्ता जो है या वन्य क्षेत्रों पर क्या है पूर्णतः वन आरक्षण के माध्यम से बहुमूल्य वन्य उत्पादों पर नियंत्रण स्वयं उपनिवेशिक सरकार ने करता है। उपनिवेशिक सरकार के हाथों में। इसके अलावा इस प्रक्रिया में उन्होंने क्या है प्रेसिडेंसी के कारोवा कराचा या युद्धकला जैसे क्षेत्रों में चरवाहों या घुमंतु समुदायों को अपनी आजीविका से क्या है उनको हटा दिया गया, चाहे वो घुमंतु थे चाहे चरवाहे थे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो पहली वन समिति बनी थी वही क्या है उसमें ये नियम तय हो गया था कि ना तो क्या है पशुओं को चराने के लिए जगह होगी, घुमंतु कृषि को क्या कर दिया गया था प्रतिबंधित कर दिया गया था,
या जो वन्य उपज पर या वन्य शिकारों पर आधारित लोग थे, ठीक है, आखेट या संग्राहक के रूप में जीवन जीते थे, उन सभी के ऊपर प्रतिबंध अंग्रेजों ने पहले से लगा दिया था, जिसका नुकसान क्या है उन सभी समाज के लोगों को हो रहा था। और इसी नुकसान के कारण क्या है, और जो नया नियम वन आरक्षण का आ रहा था, ठीक है, 1865 के अधिनियम के तहत वन आरक्षण का जो नया नियम आया था, उसके कारण ये जो लोग थे वन्य समाज के, वह विरोधी हो गए सरकार के, और उन्होंने क्या है प्रतिशोध लेने का कार्य शुरू किया, जिसके बारे में क्या है नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे अपने कि जो लोग थे उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए या अपने आप के साथ हुए इस प्रकार के बदलावों का बदला लेने के लिए वह क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।